आवाज चेक कर लीजिए एक बार। हेलो। देखिए एविडेंस में आपका ये सेक्शन 14 काटिए, काट दीजिए, वाइब्रेट कर दीजिए। देखिए एविडेंस थोड़ा आवाज हल्का सा हेलो रहने दीजिए। हेलो। देखिए आपका एविडेंस में सेक्शन 14 चल रहा था और 14 से आपका लंबा थोड़ा खिंच गया क्योंकि आपका टेक्निकल भी है और तब एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। सेक्शन 14 में हमने ये बताया 15 में कि सेक्शन 14 और 15 में आपका जो मेंटल फैक्ट होते हैं यानी कि मानसिक तथ्य होते हैं उनको रेलेवेंट बनाया गया है। मानसिक तथ्य आपका जो बताया गया मानसिक तथ्यों में आपका सेक्शन 14 में तीन मानसिक तथ्य सुसंगत हैं। एक मन की दशा यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा आपका शरीर की दशा और तीसरा शारीरिक संवेदना। हम मन की दशा शुरू किए थे, अभी दो और पढ़ाना है। मन की दशा के बारे में फिर बता दिया जाए। सेक्शन 14 में बताया गया कि मन की दशा जैसे जैसे में 7 उदाहरण दिए गए थे और मन की दशाएं हो सकती है और दो उदाहरण हमने अलग से निकाले थे। दो शब्द कौन कौन, कपट और बेईमानी, और सभी शब्दों को एक एक बताया गया था। मन की दशा को सीमित करता है, नैरो करता है, उसके एरिया को लिमिट में रखता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, स्पष्टीकरण 1 ये बताता है कि जो भी स्टेट ऑफ माइंड होगा वह जनरल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, विशिष्ट होगा। इसी पर हमने आपका तीन चार उदाहरण मैं बता रखा हूँ, लेकिन एक उदाहरण कल बताया गया था कुत्ते पर। एक आदमी के पास 50 कुत्ते हैं, 50 काटते रहते हैं। ये मन की साधारण सामान्य या जनरल दशा है और ये सेक्शन 14 में मन की दशा के रूप में रेलेवेंट या सुसंगत या उचित नहीं होगी, अर्थात इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। लेकिन कुत्ता नंबर 1 बी को काटा, सी को काटा, डी को काटा, तो वही कुत्ता बार बार काट रहा है। ये मन की दशा क्या होगी, सुसंगत होगी। अब तीन चार उदाहरण एकदम रटे रहिए। ए पर आरोप है कि उसने बी की हत्या की। साक्ष्य में ये दिखाया जाता है कि ए अमूमन लोगों पर गोली चलाता रहता है, ये सामान्य मन की दशा है और ये साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। लेकिन ये दिखाया जाए कि बी पर ही दो बार पहले हमला कर चुका है, मारने का प्रयास किया, तीसरी बार ऊपर पहुंचा दिया, तो ये सामान्य दशा नहीं है, कैसी दशा है। और ये सेक्शन 14 के तहत मन की दशा में क्या होगी, रेलेवेंट। इसी प्रकार वाहन का उदाहरण आता है। वाहन में ये दिखाया जाता है कि ए के पास 50 वाहन थे, 50 वह बंद कर दीजिए कूलर थोड़ा देर, ऊपर से बंद कर दीजिए, देखिए आराम से ऊपर से आने का ही बंद कर बस रहने। और ये दिखाया जाता है कि 50 वाहन वह खराब रखता था, ये सामान्य दशा, इसको साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दिखाया जाए कि कोई पर्टिकुलर वाहन बी को दिया, सी को दिया और दोनों लोग शिकायत किए, तो ये मन की कौन दशा होगी, विशिष्ट। ये जरूर याद रखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी आया था, यूपी में भी एक क्वेश्चन इन उदाहरणों से आपको मिलेगा। अब कौन कितना तैयार रखा है वो अलग बात है। आइए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखा जाए।
ये क्वेश्चन भी यूपी एपीओ यूपी जे लगभग हर एक राज्य में आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। मन की बुरी दशा यानी कि मन की बैड या बुरी दशा, बुरी स्टेट या बुरी कंडीशन के रूप में पूर्व दोष सिद्धि, पूर्व दोष सिद्धि मतलब प्रायर कन्विक्शन या प्रीवियस कन्विक्शन, सेक्शन फोर, सेक्शन आपका 14 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में रेलेवेंट बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये बना था, मैं बिहार का ही क्वेश्चन पिछली बार इसी बार बना था, इस बार क्वेश्चन ये बना था कि पूर्व दोष सिद्धि सेक्शन 14 के किस एक्सप्लेनेशन में रेलेवेंट या उचित बनाई गई हैं। तो आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं दिया था। तो कल ही मैं बताया कि कुछ लोग 3 मार्कर आ गए। अरे भाई 2 ही स्पष्टीकरण है तो तीसरा कहाँ से आप उत्पन्न कर देंगे। तो किस एक्सप्लेनेशन में मारेंगे 2। अब पूर्व दोष सिद्धि पर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसी भी राज्य में जाइए आप, सॉल्व पेपर उठा के देखिए, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो प्रयास ये किया जाता है कि जहाँ जहाँ पूर्व दोष सिद्धि का प्रावधान है एक जगह एकत्र करके लिख लिया जाता है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए, किसी भी कानून से क्वेश्चन आए, कोई गलती की संभावना न रहे। और कौन क्वेश्चन कहाँ बना है ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले पूर्व दोष सिद्धि का एक लाइन अर्थ बता दिया जाए नए लोगों को भी। पूर्व दोष सिद्धि इसको कहते हैं आपका प्रायर कन्विक्ट। ये झारखंड में पूछा गया था कि प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत सीआरपीसी में कहाँ है। तो प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट, तो कन्विक्ट मतलब दोष सिद्धि और एक्विट मतलब दोष मुक्ति। दोष सिद्धि का मतलब कि कम से कम एक बार वह किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सजा पा चुका है, तो हम कहेंगे कि एक बार वह क्या हो चुका है, कम से कम दोष सिद्ध हो चुका है। और दोष मुक्त का मतलब कि किसी अपराध में, कम से कम एक अपराध में वह पहले, इसके पहले भी न्यायालय द्वारा बरी हो चुका है, न्यायालय ने मुक्त कर दिया है, तो इसको दोष मुक्ति कहा जाता है। अब एविडेंस में कहाँ कहाँ पूर्व दोष सिद्धि है, ऑनलाइन क्लास में एक दिन मैं लिखवाया भी था, क्योंकि भाई अब ऑफलाइन भी क्लास शुरू हो गई है तो इसीलिए थोड़ा फिर से बताना पड़ रहा है, तब आगे बढ़ा जाए। पहले आप नए लोग भाई लिख लीजिए, साक्ष्य अधिनियम में यानी कि एविडेंस एक्ट में कहाँ कहाँ पूर्व दोष सिद्धि रेलेवेंट है। तो साक्ष्य अधिनियम में एक जगह तैयार करके अलग अलग व्यू से लिखिए। पहला आप दिखाइएगा धारा 14 का स्पष्टीकरण कौन सा, 2। फिर आप दिखाइएगा धारा 14, फिर दिखाइएगा धारा 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2, फिर आपको दिखाना पड़ेगा 153 का एक्सेप्शन नंबर यानी कि अपवाद नंबर फर्स्ट। फिर एक बार याद रखिए, इन सबको आपको एक जगह क्या करना पड़ेगा, ऐड कर लेना है। साक्ष्य अधिनियम में ये जितने प्रावधान मैं बता रहा हूँ ये एक अलग अलग व्यू से प्रायर कन्विक्ट को रेलेवेंट बनाया गया है। तो चलिए बताइए, सेक्शन 14 धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में किस रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत बनाई गई है। मन की दशा किस रूप में, तो अच्छी दशा की बुरी, बुरी। तो भाई याद कर लीजिए किस रूप में, मन की दशा। अब आइए सेक्शन 40 देखा जाए, 40 से एविडेंस की धारा 40 में किस रूप में पूर्व निर्णय या पूर्व दोष सिद्धि और दोष मुक्ति दोनों रेलेवेंट बनाई गई हैं,
सुसंगत बनाई गई हैं तो आपका जवाब रहेगा रेस जुडिकेटा के रूप में। रेस जुडिकेटा मतलब प्रांग न्याय या पूर्व न्याय। यानी कि आपका रेस जुडिकेटा पूछा भी जाता है, पूछा गया भाई ये भी अलग से क्वेश्चन कि एविडेंस में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है, तो आप क्या मार कर आएंगे 40। और पूर्व दोष सिद्धि किस रूप में रेलेवेंट हो गई, रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का मतलब हुआ एक बार पहले इस विषय पर जजमेंट या फैसला क्या हो चुका है, आ चुका है। अगला देखिए आपका सेक्शन 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर भी याद रखिए, कौन सा 2। यहाँ भी प्रायर कन्विक्ट या पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है, लेकिन किस रूप में है, बैड करेक्टर के रूप में। बिहार मेंस में भी आता है इस बार बैड करेक्टर यानी कि बुरा सील के रूप में। ये पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध पेश किया जा सकता है और ये दिखाया जा सकता है कि हजूर इसका जो कैरेक्टर है, जो सील है, वह क्या है, बुरा है। तो किस रूप में है, याद किए रहिए 54 के एक्सप्लेनेशन 2 में किस रूप में पूर्व दोष सिद्धि रेलेवेंट है, रट कर जाइए बैड कैरेक्टर। अब आइए एक बचा 153 का अपवाद नंबर कौन सा, फर्स्ट। देखिए इसमें भाई आपका, इसमें आपका उत्तर का खंडन करने के लिए एक लाइन ये लिख लीजिए, क्या करने के लिए, गवाह द्वारा यानी कि विटनेस द्वारा जो आंसर दिया गया है उसको आपका माने कंट्राडिक्शन के लिए, कंट्राडिक्शन माने विरोध के लिए, विरोध मतलब खंडन, खंडन मतलब उसको काटने के लिए कौन सा साक्ष्य पेश किया जाता है, पूर्व दोष सिद्धि का। तो किसके लिए सुसंगत है, किस रूप में, रटे रहिए, उत्तर का क्या करना, खंडन, उत्तर को काटिए। तो एक प्रश्न बनाया जाए, एक गवाह ए आया और वकील साहब ने ए से पूछा, गवाह से, कि बताओ क्या तुम किसी मामले में इसके पहले सजा पाए हो। तो गवाह कहता है कि मैं इसके पहले कभी भी किसी मामले में सजा नहीं पाया, उत्तर दे दिया। अब इस उत्तर को काटना है और काटने के लिए उसका पहले से जो सजा पाया था वकील साहब उसको क्या करेंगे, साक्ष्य में प्रस्तुत। तो क्यों प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपका गवाह के उत्तर का क्या करना है, खंडन। खंडन माने हुआ विरोध, विरोध मतलब कि गवाह के उत्तर को गलत साबित करने के लिए, सही नहीं, किसके लिए, गलत। ये याद रखिए। अब आइए इसके बाद आईपीसी में देखा जाए। जहां तक आईपीसी की बात है, आईपीसी में भी तमाम जगहों पर पूर्व दोष सिद्धि दी गई है, लेकिन सबसे पहले जो झारखंड ने क्वेश्चन बनाया, ये झारखंड एपीओ में इस बार आया था पिछली बार, कि आईपीसी में पूर्व दोष सिद्धि प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत कहाँ दिया गया है। तो कौन सा धारा मारेंगे, 75। और भी धाराएं हैं, पूरा लिस्ट तो नहीं हम बता सकते, लेकिन 2 या 3 धाराएं जरूर हम बताते हैं। एक सेक्शन याद रखिएगा 303, एक सेक्शन याद रखिएगा 307, और भी धाराएं हैं, लेकिन 2-3 उदाहरण ही मैं बता रहा हूं। देखिए आईपीसी की धारा 303, 303 वर्तमान समय में वार्ड है या इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मिट्ठू सिंह वर्से नहीं, आपका क्या नाम है भाई, मिट्ठू, नहीं भाई याद नहीं आ रहा है, केस ही नहीं याद आ रहा है। देखिए आपका फिर बताया जाएगा, ज्ञान कर हाँ, मिट्ठू सिंह ही केस है।
मिट्ठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। यानी कि मिट्ठू सिंह के वाद में उच्चतम न्यायालय ने 1983 ईस्वी में 1983 में इस सेक्शन को इलीगल वायर्ड शून्य घोषित किया। तो इस सेक्शन में था क्या, ये देखना है। अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो और उसी दौरान मर्डर करता हो, यानी कि सेक्शन 300 का अपराध करता हो, तो सेक्शन 302 में दंडित होगा। लेकिन अगर वह आजीवन कारावास की सजा, लाइफ इम्प्रिजमेंट का दंड भुगतते समय ये मर्डर किया हो, हत्या किया हो, तो 303 कहती थी कि अब इसे केवल और केवल कौन सी सजा दी जाएगी, डेथ सेंटेंस, यानी कि मृत्यु दंड। मिट्ठू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हजूर, अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो 302 के तहत या तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, और हम हत्या किए हैं तो केवल मृत्यु दंड की सजा। ये तो आर्टिकल 14 का, इक्वलिटी का, समता के अधिकार का शुद्ध रूप से वायलेशन है और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह की बात स्वीकार कर ली और इस धारा को क्या घोषित कर दिया, अवैध। तो ये पूर्व दोष सिद्धि के कारण दंड की मात्रा यहाँ थोड़ा क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ भी आई है। अभी उत्तराखंड में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था 307 और ज़्यादा लोग गलत करके आए क्योंकि शब्द नहीं पकड़ पाए। वो समझ रहे थे कि 303 में जाएगा। सतर्क रहिए, एक शब्द पर अंतर आ गया था। अगर सकेगा तब भाई बाध्यकारी नहीं, न्यायालय के लिए विवेकाधिकार है। और ये रहेगा कि करेगा तब तो वो काम करना क्या है। जैसे कि आपका एक उदाहरण दूसरा भी देखा जाए। अभी आपका ये ये जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन झारखंड ने एफआईआर पर बनाया और बस सभी कुछ सामान्य बातें थी। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें ये पूछा था कि कौन सही नहीं है, और ऑप्शन ये बनाया था कि एफआईआर की जो कॉपी होगी वह सूचनादाता को दी जा सकेगी। अब आपका शब्द देखिए, शैल और मेप में अंतर। दी जाएगी बेयर एक्ट में लिखा है कि दी जा सकेगी, एक शब्द पर अंतर आ गया। तो दी जा सकेगी नहीं, दी जाएगी, यानी कि ये प्रावधान क्या है, बाध्यकारी। तो कौन ऑप्शन गलत था, दी जा सकेगी। और जो पूरा वाक्य नहीं पढ़ा वो उलझ गया, कोई और मार्कर आ गया। और जब घर पर आए तब पता लगा कि ये तो हमारा क्वेश्चन ही क्या हो गया, गलत। तो भाई मैं फिर का सलाह दे रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन पढ़िए, भले आ रहा हो, आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़कर ही उसका आंसर निकालिए। आधा केवल ना पढ़िए, भले आपको क्वेश्चन क्या हो रहा हो, कंपटीशन में आ रहा हो। गलती इसके कारण 1-2 हो जाती हैं। और एक क्वेश्चन देख रहे हैं बिहार एपीओ में 0.25 से तमाम लोग बाहर हो गए। अगर आधा भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर ले जाते तो उनका क्या होता, हो जाता। तो आगे देखिए, आपका आईपीसी में कुछ बताया गया। फिर आपका हम चलते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी में उत्तराखंड का जो ट्रेंड रहा है, उत्तराखंड का सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि पर एक क्वेश्चन ज़्यादा 99% चांस रहता है कि उत्तराखंड बनाएगा। यूपी तो भाई इस पर उतना ध्यान नहीं देता। तो आखिर सीआरपीसी में प्रायर कन्विक्ट कहाँ कहाँ है, एक जगह सेक्शन एकत्र कर लीजिए, अच्छा रहेगा। आपका सबसे पहले मारिएगा 211 का क्लाज 7, यानी कि आरोप के निर्माण में। सीआरपीसी में लिख लीजिए, भले ना समझ में आए इसको लिखिए, रट्टा मारना है। 211 का कौन सा क्लाज, 7। इसके बाद आपका 236 यानी कि धारा 236, कौन सी धारा, 236।
इसके बाद आपका 298 उत्तराखंड में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। कौन सा? 298। इसके बाद से आपका सेक्शन 300 का क्लास 1, ये तो झारखंड में भी इस बार पूछा, बिहार में भी, हर एक जगह पूछा जा रहा है। इसके बाद आपका 356 3, 5, 6, यानी कि कौन सा सेक्शन देखेंगे सीआरपीसी का? 3, 5, 6। अब एक एक लाइन मैं बता रहा हूँ भाई, डिटेल में बताना संभव नहीं है, और एक दो जगह है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक एक लाइन कम से कम तैयार रखिए ताकि गलत न हो किसी भी हाल में। सेक्शन 211 के क्लास 7 में बताया गया है कि जो चार्ज अभियुक्त पर न्यायालय लगाता है, इल्जाम लगाता है, जो न्यायालय दोषारोपण करता है, उसमें प्रायर कन्विक्ट को भी लिखा जा सकता है कि यह व्यक्ति इसके पहले माने किसी मामले में क्या हो चुका है? दोष सिद्ध। तो आरोप में लिखा जाएगा भाई 236 पूछा गया उत्तराखंड, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बार आ चुका है। सत्र न्यायालय के विचारण में पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के समय ट्रायल में प्रायर कन्विक्ट का साक्ष्य किस सेक्शन के तहत दिया जाता है? तो क्या मारेंगे? 2 आपका 36। अगला देखिए 298 ज्यादा एमपी और आपका उत्तराखंड में क्वेश्चन बना है। 298 से ये क्वेश्चन बना है कि सीआरपीसी की किस धारा में प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट को साबित करने के लिए साक्ष्य के विशेष नियम दिए गए हैं, या दूसरी भाषा में याद रखिए कि पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी, ये प्रावधान सीआरपीसी में कहाँ है? तो किसी भी हाल में ये गलत न हो, किस धारा में है? 298। अब आइए 300 का क्लास 1, अभी झारखंड में पूछा गया था कि सेक्शन 300 के क्लास 1 में ये पूछा गया था प्रायर एक्विट ऐसे दिया था और प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत सीआरपीसी में कहाँ है? तो आप 300 मारिए। क्लाज वाइज भी झारखंड ने पूछ लिया तो किस क्लाज में है? तो कौन सा क्लाज मारेंगे? 1। और अंतिम आ जाइए 3, 5, 6। अगर कोई व्यक्ति पहले से दोष सिद्ध है तो पूर्व दोष सिद्धि के मामले में आपका माने कह सकते हैं कि उसको पता देने की सूचना दी जाती है कि सिद्ध दोष हो तो अपने पते की क्या करो? सूचना दो। तो उतना महत्वपूर्ण 356 कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन 300, 298, 236 ये क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट में आपका हम देखते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कैसे छोड़ दिया जाए। तो प्रायर कन्विक्ट या पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत संविधान में कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 20 के किस क्लाज में? 2 में। लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 के क्लाज 2 में प्रायर कन्विक्ट, एक्विट नहीं, याद रखे क्या? प्रायर कन्विक्ट पूर्व दोष सिद्धि, दोष मुक्ति न मारकर आ जाइएगा, हम एक ही बता रहे हैं कौन सा? पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत है। इस प्रकार आपका मन की दशा समाप्त हुई भाई, और मन की पूर्व दोष सिद्धि मन की दशा के रूप में 14 के कहाँ एक्सप्रेशन नंबर किसमें रेलेवेंट है? 2 में। अब आइए अगला देखा जाए आपका आगे, अभी 2 शब्द और इसमें बचे हैं, वो छोटे छोटे, आइए देखा जाए। शरीर की दशा यानी कि स्टेट ऑफ बॉडी, ये भी काफी महत्वपूर्ण होती है। शरीर, अगर किसी मामले में शरीर की दशा का अस्तित्व, अस्तित्व मतलब शरीर की दशा का एग्जिस्ट होना
मौजूद होना। विवादक या सुसंगत तथ्य हैं, यानी कि फैक्ट इन इश्यू हो या रेलेवेंट फैक्ट हो, तो शरीर की दशा भी सेक्शन 14 में साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन वह जो शरीर की दशा होनी चाहिए उस समय होनी चाहिए जिस समय कथन किया गया हो, पहले बाद में नहीं, बल्कि कार्य करते समय शरीर की वह दशा होनी चाहिए। तो शरीर की दशा होती क्या है? शरीर की दशा में सबसे महत्वपूर्ण है एज, आयु। आयु जो होती है, एज होती है, ये किस में आएगी? शरीर की दशा। अब एक उदाहरण दो तीन देखिए। ए एक बालक है, वह 6 वर्षीय बालक है, तो वह अपने शरीर की दशा को दिखा सकता है कि हजूर देखिए हमारी शरीर की दशा, मैं 6 वर्षीय बालक था, तो मैं कहाँ अपराध कर सकता हूँ, मैं तो आईपीसी की धारा 82 में कौन वाला हूँ, अक्षम गुड़िया हूँ, डोली इनकैपेक्स हूँ। और सौभाग्य से इस बार डोली इनकैपेक्स यूपीएपीओ 2018 में आ ही गया था कि कितने साल से कम के बच्चे को डोली इनकैपेक्स अक्षम गुड़िया अपराध में अक्षम व्यक्ति माना जाता है। तो जो 7 वर्ष से क्या हो कम, और किस सेक्शन में? 82 आ गया था इस बार अक्षम गुड़िया का सिद्धांत, किस धारा में? आईपीसी के। और सक्षम गुड़िया पूछे तो एक धारा आगे बढ़ जाएगा, कौन सा? 83। डोली का अपेक्स पूछे तो 83, और डोली इन का अपेक्स पूछे तो 82। ये रट्टा मारी है और कोई उपाय नहीं है भाई, मैं बता दूं। आप समझिए और समझकर घर पर जाकर साल पेपर करिए। अगर क्वेश्चन पढ़ाने के बाहर जाए 90% से ऊपर, अगर मैंने 90% निश्चित इसी से आएगा। अब कौन कितना भाई तैयार कर रहा है वो अलग बात है। तो एज का निर्धारण तमाम मामलों में महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए एज पर एक दो और उदाहरण, तब आगे बढ़ा जाए। एज के आधार पर दंड की मात्रा भी निर्धारित की गई है और दायित्व भी। अगर 7 वर्ष से नीचे का बच्चा है, आयु दिखा दे, तो वह पूरी तरह अपराध दांडिक विधि में मुक्त है, फ्री है, कोई दंड नहीं है। 7 वर्ष से 12 वर्ष का बच्चा है, तो अगर समझदार है तो दंड मिलेगा, और नहीं समझदार है तो भी क्या मिलेगा? बचाव। अगर 18 वर्ष से बच्चा और कुछ मामलों में 16 वर्ष से बच्चा है तो भी कम दंड पाता है। अब संशोधन हुआ उतना नहीं देखना है, लेकिन निर्भया कांड हम जरूर देख सकते हैं कि निर्भया कांड में आपका सभी अभियुक्तों को फांसी दी गई, लेकिन लग जाता है तो खतरनाक रहता है। लेकिन एक अभियुक्त बालकपन का बचाव ले लिया और सेक्शन 14 में दिखा दिया शरीर की दशा, कि हजूर हमारी शरीर की दशा ये थी कि जिस तारीख को हमने अपराध किया उस तारीख को हमारी एज 18 वर्ष से क्या थी? कम। तो भाई 3 ही साल पाया, वो भी सुधार गृह में, और आपका बच गया। मैंने बच गया मतलब फांसी पर लटका नहीं। और एक तो आत्महत्या कर लिया, और 4 बचे तो चारों को क्या किया गया? फांसी पर लटका दिया गया। अगला देखिए, दुर्बल होना। अब दूसरा है वीक होना। ये शरीर की दशा चल रही है, दुर्बल होना, यानी कि मान लीजिए एक खली महोदय है आपका बॉक्सिंग वाले, और एक आपका माने कह सकते हैं बहुत दुबला पतला, जिसे कहा जाता है आपका मरियल, मरियल टाइप का आदमी कहा जाता है। और खली ने आरोप लगा दिया कि ये मरियल हमें पटक कर मारा है, तो वह आदमी कह सकता है 14 में कि सर हजूर न्यायालय में हमारे शरीर की दशा देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कितना मैं मरियल हूँ, और क्या मैं खली जैसे आदमी को पटक दूंगा? ये बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला देखिए, शक्तिशाली होना, यानी कि खली जैसे क्या होना? बलवान होना, ये भी शरीर की दशा है। घायल
घायल अवस्था में होना, यानी कि घायल अवस्था में होना, यानी कि चोट लगी थी, ये भी शरीर की क्या है, दशा है। स्वस्थ होना, यानी कि कोई रोग इसको नहीं था या यह रोगी था, ये भी कौन सी दशा है, शरीर की। तो शरीर की दशा उस समय विद्यमान होनी चाहिए जब कोई कथन किया जा रहा हो या कार्य, आगे पीछे नहीं, उस समय, उस टाइम। अगला देखा जाए आपका शारीरिक संवेदना, अंतिम है। जो ये बॉडली फीलिंग होती है या अनुभूति, संवेदना मतलब क्या, अनुभूति। अनुभूति न समझ में आए तो लिख लीजिएगा बैरक पर, महसूस होना। तो जिस समय घटना घटित हुई उस समय वह व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा था। जैसे कि आपका दिखा सकते हैं आप, जैसे कि अफगानिस्तान में जिस समय तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया, इमरान खान मन कैसा महसूस कर रहे थे, तो कैसा महसूस कर रहे थे, दुखी थे कि मने मन प्रसन्न थे, प्रसन्न थे। और कह भी दिए लास्ट में कि आपका पापियों से पाक मने अफगानिस्तान को मुक्ति मिल गई, तो मन ही मन ग्लैड थे, प्रसन्न थे। ये कौन सी दशा होगी, ये शारीरिक संवेदना है। और इसका भी आपका कह सकते हैं, यानी कि शारीरिक संवेदना का मतलब हुआ कराहना। व्यक्ति कराह रहा था, चोट लगी थी तो क्या कर रहा था, जैसे गांव देहात और में कहा जाता है कि शरीर पिरो रहा था। जैसे कि इस समय मौसम ऐसा है, आज तो थोड़ा सही है मौसम, मौसम इतना मने गर्म था, उमस थी कि शरीर सुस्त पड़ जा रहा था, क्लास भी कम चल रही थी, आपने देखा भी होगा। तो शरीर क्या था, सुस्त था, शरीर पिरो रहा था, व्यक्ति कराह रहा था, व्यक्ति चिल्ला रहा था, व्यक्ति रो रहा था, व्यक्ति नाच रहा था, व्यक्ति गाना गा रहा था, हंसी मजाक किया था व्यक्ति। ये सब क्या कहलाती हैं, शारीरिक अनुभूति। मन में बहुत प्रसन्नता थी, लड्डू फूट रहे थे मन में, मन ही मन रो रहा था लेकिन आंख से आंसू नहीं आए। ये सब किस में आएगा, शारीरिक संवेदना। तो क्या इसका साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, किस सेक्शन में, कौन सी दशा होगी, ये मानसिक तथ्य होगा कि शारीरिक, मानसिक, शारीरिक नहीं भाई, ये 14 में मन की दशा। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है इलस्ट्रेशन, आइए कम से कम 16 दृष्टांत दिए गए हैं, सब माने ज्यादा। और 16 दृष्टांतों में भाई और तो आपको घर पर पढ़ना है, लेकिन जो दृष्टांत लगातार कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, जो उदाहरण इलस्ट्रेशन, वो हमें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पे आपका छोड़ा नहीं जा सकता। देखिए आपका पहला दृष्टांत चुराया हुआ माल है, तो इसमें आपका नॉलेज पर आधारित है। देखिए, को चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित कर दिया जाता है कि हजूर उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी, यानी कि अन्य कोई विशिष्ट चुराई हुई क्या थी, चीज थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए पर आरोप है कि उसने चोरी का माल रखा। अब ये कहा जा रहा है कि ए को नॉलेज था कि ये माल क्या है, चुराया हुआ है। तो ये दृष्टांत जो मन की दशा थी, और मन की दशा में क्या हम बताए थे 7 पॉइंटों में, नॉलेज, उस पर आधारित है। इसके बाद आपका देखिए घर पर भी कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई, दृष्टांत जो पूछा जाता है वो हम बता दें। कूटकृत सिक्का नुकसान के लिए बाद आपका कई बार बताया जा चुका है, वैसे देख लेते हैं कौन छूटा है। गोली चलाने वाला बता ही दिया गया है, उसी में जहर देने वाला भी
याद कर लीजिएगा, बताना है नहीं। स्वास्थ्य की दशा आपका अब गाड़ी वाला बता ही दिया गया है, हत्या वाला बता ही दिया गया है, और कुत्ता वाला बता ही दिया गया। एक बार घर से देख लीजिएगा। वैसे मेन मेन जो दृष्टांत आते हैं वो हम बता रखे हैं 3-4 बार। आइए सेक्शन आपका 15 शुरू किया जाए। जहां तक धारा 15 की बात है, इसकी भूमिका देखिए। सेक्शन 15 के तहत, अब पहले 14 से कोरिलेट करिए। सेक्शन 14 के तहत स्टेट ऑफ माइंड में जो सिमिलर फैक्ट थे, पूर्ववर्ती समरूप घटनाएं थी, वह एक्सप्लेशन नंबर 1 के तहत रेलेवेंट भी बनाई गई थी, लेकिन वह जो मन की दशा थी वह सामान्य न होकर कैसी थी, विशिष्ट। यानी कि सेक्शन 40 में जो सिमिलर फैक्ट थे, समरूप तथ्य थे, वह रेलेवेंट बनाए गए हैं मन की दशा के रूप में। लेकिन फिर मैं बता दूं कैसे फैक्ट रेलेवेंट हैं, आपका स्पेसिफिक की जनरल स्पेसिफिक। जैसे कि उदाहरण, धारा 14 में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसका स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन या विशिष्ट उदाहरण ही 15 में दिया गया है। अतः धारा 15 धारा 14 की सप्लीमेंट्री सेक्शन कहा जाता है, पूरक प्रावधान कहा जाता है। तो कैसे उदाहरण दिए गए हैं 15 में, तो जो 14 में आपने सिद्धांत पढ़ा उसी के कैसे इलस्ट्रेशन है, स्पेसिफिक, विशिष्ट हैं। अब इसी को कोरिलेट करिए, आपका कह सकते हैं कि संविधान से। राइट टू इक्वलिटी, समता का सामान्य नियम अनुच्छेद 14 में दिया गया है, जबकि उसके विशिष्ट उदाहरण स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 में दिए गए हैं। उसी प्रकार मन की दशा के बारे में सामान्य प्रावधान किस सेक्शन में, 14, और स्पेसिफिक कहाँ है, स्पेसिफिक उदाहरण किस में है, 15। तो आखिर 15 पर दूसरा देखिए। 15 पर एक सिद्धांत भी वर्तमान समय में पूछा जा रहा है, और वह सिद्धांत मैं बताया था, फिर चूंकि अब डिटेल में शुरू हो रहे हैं 15 तो बताया जाए। ब्राइड इन बाथ का सिद्धांत अलग से लिख लेना है। ब्राइड इन बाथ का सिद्धांत किससे, किस धारा से है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 15। ब्राइड इन बाथ का मतलब टब में दुल्हन, यानी कि दुल्हन कहाँ है, टब में। तो आपका बताया जाएगा ब्राइड इन बाथ, याद रखिएगा। इसके बाद पंचू माने पंचुदास का केस आएगा, 1-2 केस आएगा, लेकिन सबसे पहले हम बेयर एक्ट को तोड़ेंगे और बेयर एक्ट के बाद इलस्ट्रेशन, और तब केस हम बताएंगे। देखिए बेयर एक्ट निकाल लीजिए भाई आपका। देखिए आपका क्या कहा गया है, कार्य आकस्मिक या शासय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया, अब वह जो एक्ट था आपका कह सकते हैं कि एक्सीडेंटियल था, यानी कि अचानक हो गया, कि इंटेंशन के साथ किया गया था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, पहला पॉइंट बनाइए, यानी कि पहला टेक्निकल क्वेश्चन निकालना है, थोड़ा कठिन है ये भी। सेक्शन 15 कब लागू होगी, ये पहला पॉइंट निकालना है। सेक्शन 15 तब लागू होगा जब न्यायालय में इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो, इस बात को लेकर विवाद हो, न्यायालय में इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो कि किसी व्यक्ति ने कोई एक्ट किया, कोई कार्य किया है, तो क्या वह कार्य एक्सीडेंटल हो गया, यानी कि क्या वह कार्य
वह अचानक कर दिया, अचानक मने आकस्मिक कर दिया, कि उस कार्य को वह इंटेंशन के साथ यानी कि आशय के साथ किया है। तो 15 कब लागू होगी? जब विवाद क्या हो, या तो अचानक किया हो या क्या आशय के साथ, तब 15 क्या कहता है। अब बेयर एक्ट की भाषा को तोड़िए। देखिए आपका एक एक शब्दों पर भी ध्यान देना है। देखिए क्या कहा गया है। देखिए, जबकि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या शासय या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय के साथ किया गया था, तो इसी में हम एक और जोड़ दे रहे हैं। कौन सा? किसी विशिष्ट विशिष्ट आशय या ज्ञान, स्पेसिफिक इंटेंशन या नॉलेज के साथ। ये विवाद है। क्या विवाद है? ये तीनों क्या अचानक किया गया कि भाई विशिष्ट आशय या ज्ञान था करने का, या इसका आशय था तब। अब बेयर की अगली भाषा देखिए क्या कहता है। तब ये कहा गया है, तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था। तब यह तथ्य की, यह तथ्य मैंने यह बात की, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं समरूप समरूप घटनाओं की, ये कार्य आवली का भाग था। आवली का भाग। अब भाई देखिए यही शब्द समझना है। समरूप घटनाओं का मतलब हुआ सिमिलर फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो घटना घटी है, ऐसी ही घटना इसके पहले भी इस व्यक्ति ने सेम तरीके से की थी, माने सेम तरीके से। तो इसको हम क्या कहेंगे? समरूप घटना। और आवली का भाग माने चैन का भाग, श्रृंखला का भाग। आवली ना है तो जोड़ उसको लिख लेना बेरक। आवली मतलब क्या? चैन। चैन मतलब कि एक क्रम, सीरियल नंबर, यानी कि उसी घटना के क्रम में। आवली मतलब चैन, श्रृंखला। यानी कि जो ये घटना किया है, वह जो घटना है वह समरूप है और पूर्ववर्ती घटनाओं के चयन का ही क्या है? हिस्सा है। और यह व्यक्ति उन सभी पूर्ववर्ती घटनाओं में क्या था? शामिल। यानी कि सभी पूर्ववर्ती घटनाओं में ये व्यक्ति क्या था? शामिल था। तो बताइए समरूप तथ्य रेलेवेंट बनाए गए हैं कि नहीं? 15 में बनाए गए हैं। लेकिन समरूप तथ्य कैसे होने चाहिए? उसी चयन के, उसी घटना के, उसी आवली के क्या हो? भाग। तो हम क्या और ये दिखाया जाए कि हजूर ये जो व्यक्ति हैं, ये पूर्ववर्ती घटनाओं में भी क्या था? शामिल। तो 2-3 पूर्ववर्ती घटनाएं देखिए, सेम तरीका अपनाइएगा, घटना में चेंजिंग न करिए तब आपका। अब देखिए आपका 2-3 घटनाएं दिखाया जाए। 3 मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक बीमा वाला दूंगा ताकि दिमाग में बैठे। एक उदाहरण एडाप्शन यानी कि गोद वाला बच्चे का दे रहा हूं। और एक उदाहरण आपका मैं ब्राइड इन बाथ का, यानी कि किसमें? टब में दुल्हन टब वाला, चुल्लू भर पानी वाला। 3 उदाहरण दिमाग में बैठाइए। ये अपने मकान का बीमा कराया, मकान जल गया और बीमा कंपनी से पूरा धन क्या किया? पहली बार वसूल लिया। यानी कि पहली बार ए ने बीमा कंपनी से धन वसूल लिया। फिर ए ने क्या काम किया कि दूसरा मकान खरीदा, वह भी मकान जल गया और दूसरी बार भी बीमा कंपनी से क्या वसूल लिया? पैसा। फिर तीसरा मकान खरीदा और तीसरा मकान भी क्या हुआ? जल गया और बीमा कंपनी के खिलाफ दावा ठोका है कि बीमा कंपनी से हमें पैसा दिलवाया जाए। अब समस्या ये आई, देखिए ध्यान से। अब प्रश्न बीमा कंपनी कह रही है कि हजूर ये जो घटनाएं हो रही हैं वह एक्सीडेंटल या आकस्मिक या अचानक नहीं हो रही हैं,
ये जानबूझकर अपना मकान क्या कर रहा है, जला रहा है। और और मकान मालिक कह रहा है कि ये सब घटनाएं क्या हो रही हैं अचानक। अब बीमा कंपनी समरूप तथ्य यानी कि जो दो मकान वह जलाकर क्या वसूल लिया, पैसा, और इसी क्रम में चौथा मकान जल गया, तीसरा, तो क्या भी समरूप घटनाएं हुई कि नहीं, बताइए आप लोग, हुई। और ये घटनाएं उसी चैन का क्या है, भाग है, तो रेलेवेंट होगी कि नहीं, ये दोनों मकान जो जले हैं होंगे, क्योंकि समरूप घटनाएं आवली का क्या है। और कौन व्यक्ति इस घटनाओं से जुड़ा था, ए जुड़ा था कि कोई और व्यक्ति, ए पूर्ववर्ती घटनाओं से ए का क्या होना चाहिए, जुड़ाव। दूसरा उदाहरण गोद लेने का देखिए, ए और बी पति पत्नी थे, एक बच्चे को गोद लिया, बच्चा मर गया और जमीन में माने आंगन में गाड़ दिए, फिर मकान छोड़ दिए, फिर दूसरा मकान लिए, फिर ये सेम घटना हुई, तीसरा मकान लिए, फिर सेम घटना हो गई, तो गोद लेकर बच्चों की हत्या करने के चक्कर में इन पर मुकदमा चलाया गया। प्रश्न ये था कि बच्चे अचानक मर जा रहे हैं कि इरादे के साथ मारा जा रहा है। अभियोजन ये दिखा रहा है कि हजूर समरूप घटनाएं पहले भी ये लोग किए हैं और उसी घटना के अनुक्रम में ये भी घटना हुई, और सभी घटनाओं में ये पति पत्नी क्या थे, शामिल। अतः ये तीसरी घटना अचानक नहीं हुई, ये जानबूझकर क्या कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। और ब्राइड इन बात का लास्ट में उदाहरण, तब आपका बचेगा क्या, सब कुछ तो पढ़ा ही दिया गया है, एक दो पॉइंट बचेगा 15 का, यानी कि आपका एक दो केस बचेंगे जो कल बताया जाएगा, लेकिन टब वाला उदाहरण बता दिया जाए, एक लाइन। देखिए कहावत भी कही जाती है कि जाकर चुल्लू भर पानी में क्या करो। जिससे सबसे अच्छा उदाहरण इसमें अफगानिस्तान का है, 3 लाख सैनिक थे, 50,000 पर 50,000 से लड़ नहीं पाए, तो दुनिया ये करे, अमेरिका भी कहा कि इन सैनिकों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या होना चाहिए, मर जाना चाहिए, और नहीं मरेंगे तो मार ही रहे तालिबान वाले। कि आपने अमेरिका का सपोर्ट किए तो अब क्या खाइए, गोली, बहुत लूट खसूट कर लिए, बहुत भ्रष्टाचार कर लिए। तो तब अब ब्राइड इन बात समझिए क्या था, एक व्यक्ति विवाह किया एक स्त्री से, स्त्री स्नान करने गई, टब में डूबकर मर गई। फिर दूसरा विवाह किया, वैसे ही घटना हो गई। अब दूसरे विवाह पर ऐसे घटना हो गई तो मुकदमा चला। वो कह रहा था कि ये तो टब में डूबकर मर जा रही हैं, ये अचानक हो जा रहा है कार्य। अभियोजन कह रहा है कि नहीं हजूर, ये आदतन अपराधी हैं, ये हैबिचुअल हैं, और पत्नी को मारकर किसमें फेंक दे रहा है, टब में। तो कार्य अचानक किया गया कि और सभी घटनाओं में ये व्यक्ति क्या था, शामिल। तो इस विषय को कल और उठाया जाएगा, अभी 10 मिनट बाद जूरिस्प्रूडेंस चलेगा भाई। तो मैंने जो लोग जूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि एक हफ्ता भी लगेगा समाप्त करने में, तो मैंने आपका वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ना हो तो भाई आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एक हफ्ते में समाप्त हो तो रक्षाबंधन बाद आप